नमस्कार। देश की नामचीन हस्तियों के कामकाज की पड़ताल करती हमारी इस खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। आज हमारे साथ हैं नौजवान नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई करने वाले 31 वर्षीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने हैं। दीपेंद्र जी हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं और इनके पिता भूपिंदर सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आज हम आपको दीपेंद्र जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। दीपेंद्र जी आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश एक मुलाकात में। दीपेंद्र जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के बाद आपने अमेरिकन एयरलाइंस में नौकरी की, फिर अपनी जड़ों की तरफ आप वापस लौटे, कैसे संभव हुआ? देखिए, राजनीति में मेरा शुरू से ही काफ़ी मेरी दिलचस्पी थी और मैं शुरू से ही अपने क्षेत्र और वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था। जहाँ तक शिक्षा की बात है और एक प्रोफेशन की बात है, मेरी शिक्षा में भी एकेडमिक्स में भी बहुत रुचि थी, पढ़ाई का बहुत शौक़ था और जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे पहले इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, उसके बाद बाहर जाके एमबीए करने का मौका मिला, उसके बाद काम करने का मौका मिला। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ पे हुआ और बहुत वहाँ काम करके भी काफ़ी अच्छा लगा। मगर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में कोई कमी है। अमेरिका में जब मैं काम करता था तो बाकी सब चीज़ों के हिसाब से बड़ा अच्छा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ अकेलापन लगता था, कुछ कमी लगती थी। ऐसा लगता था कि पूरी संतुष्टि नहीं हो पा रही। और जब मैंने अपने आप से सवाल बार बार पूछा कि पूरी संतुष्टि मेरी कैसे होगी, कि किस चीज़ से होगी, तो मुझे एक ही बात, मेरी अंतरात्मा ने हमेशा एक ही बात का एक उत्तर मिला अंतरात्मा से, कि जब मैं वापस जाके अपने लोगों में, अपने क्षेत्र में जाकर जो भी कुछ संभव हो सकेगा, लोगों के बीच में रह के कुछ काम करने की कोशिश करूँगा, तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी। और उसी अंतरात्मा की आवाज़ के बुलावे पे मैंने फ़ैसला लिया और बाहर से अपना सब कुछ जो वहाँ पे मैं जहाँ काम करता था वो सब कुछ छोड़ के मैं देश में वापस आने का मैंने फ़ैसला लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने वो फ़ैसला लिया। लेकिन बड़ा सवाल दीपेंद्र जी ये है कि आपने अमेरिकन कल्चर में पढ़ाई की, वहाँ नौकरी की, उसके बाद भारतीय संस्कृति में आए, आप वहाँ रचे बसे, किस तरह की दिक्कतें पेश आई? देखिए, मैं बल्कि इसको आप सवाल को बिल्कुल उल्टा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो भारतीय संस्कृति में ही पला बसा, यहीं पे पला, यहीं पे बड़ा हुआ, यहीं पे शिक्षा ग्रहण करी। और ये बात सही है कि बाहर तकरीबन 5-6 साल ज़रूर वहाँ रहा। तो आप ये सवाल मुझसे पूछे तो ज़्यादा जायज़ है कि यहाँ की संस्कृति में पले पढ़ने के बाद वहाँ जब गया तो मेरे को किस तरह की दिक्कत आई। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि वहाँ भी अपनी संस्कृति से और अपने जड़ों से हमेशा जुड़ा रहा। दीपेंद्र जी, देश में 543 सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले देश के सांसद हैं। 4.5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से आपने चुनाव जीता। बतौर सांसद किस तरह की जवाबदेही मानते हैं लोकतंत्र में जनता के प्रति आप? अगर सही मायने में इस सवाल का उत्तर जवाब कोई सांसद ईमानदारी से दे सके कि जितनी क्षमता उसमें हर सांसद में, किसी भी सांसद में, किसी भी जनप्रतिनिधि में, किसी भी स्तर पे, सरपंच से लेकर सांसद तक, जितनी क्षमता उसमें है उस हिसाब से, उसके अनुसार ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के भरसक प्रयास किए हैं और प्रयास जितने कर सकता था उतने प्रयास किए हैं। तो मुझे लगता है यही एक जवाबदेही
सबसे बड़ी जवाबदेही है। दीपेंद्र जी, जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, इसके अलावा लोकसभा के भी जब चुनाव हुए, तो मैंने खुद कई बार जो है हरियाणा का दौरा किया, आपकी रैलियों में भी मैं पहुंचा, देखा आप काफ़ी लोकप्रिय हैं किसानों के बीच में, वहाँ की जनता के बीच में। कैसे विश्वास जगा पाए आप अपने क्षेत्र के किसानों और जनता के बीच? इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ लोगों का कि लोगों ने अपना मुझ में विश्वास व्यक्त किया, और आभारी भी हूँ और अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ, और मेरी अपनी तरफ से मेरा प्रयास भी ये रहता है कि उस विश्वास पे खरा उतरूं। दीपेंद्र जी, संसद में आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, किस पर बोलना चाहेंगे? कृषि क्षेत्र, शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न, और अब एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है जो आगे हमारे को बहुत इम्पैक्ट करेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को। तो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए प्रश्न, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे मैं बारी बारी संसद में बोलता हूँ। दीपेंद्र जी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी जी आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं राजनीतिक दलों में, इसके अलावा राजनीति में भी वे बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ रहे हैं, इसके पीछे सोच क्या है उनकी? आंतरिक लोकतंत्र की जो सोच राहुल गांधी जी की है, बहुत दूरदर्शी सोच है। युवा कांग्रेस के अंदर जो इस सोच को, युवा कांग्रेस को जिस प्रकार इस सोच को आगे युवा कांग्रेस ने बढ़ाया है, बहुत से प्रदेशों में, पंजाब, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, बहुत से प्रदेशों के अंदर आपने देखा आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए। अभी हरियाणा के अंदर भी चुनाव खत्म हुए, और ऐसे लोगों को हमने देखा है, हरियाणा के अंदर मैं देखता हूँ, ऐसे लोग इन चुनाव के माध्यम से आगे आए हैं जिनको पहले कोई पहचानता भी नहीं था, और वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच है। जिस प्रकार की दूरदर्शी सोच नेहरू जी की भारतवर्ष में लोकतंत्र को की जड़ें कायम करने की थी, उसी प्रकार की सोच मुझे लगता है राहुल गांधी जी की आंतरिक प्रजातंत्र को पूरे देश के अंदर मजबूत बढ़ाने की है। मैं तो कहता हूँ इस बात का एग्जाम्पल लेके बाकी दलों को भी, भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, बाकी जो हमारे वाम दल हैं बड़े दल हैं, उन सभी बाकी दलों को भी इस बात से कुछ ना कुछ सीख लेके अपनी पार्टियों में इस बात पर प्रयास करने चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो आपका संसदीय क्षेत्र रोहतक है, उसे आप आधुनिक भारत का तक्षशिला बनाना चाहते हैं। रोहतक, आपका संसदीय क्षेत्र, उच्च शिक्षा के मामले में एक बड़ा केंद्र देश का बनकर उभरा है, इसके लिए क्या कुछ किया आपने? बाहर जाके मैंने बहुत सी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सब जगह मेरे को जाने का अवसर मिला। मैं कहता था कि भाई जब वे लोग ऐसे बड़े सेंटर्स हायर एजुकेशन के बना सकते हैं जो जहाँ से निकला हुआ रिसर्च पूरे विश्व के भविष्य को निर्धारित करता है, तो हम हिंदुस्तान के अंदर भी इस प्रकार से हमें एक कहीं ना कहीं कल्चर बनाना चाहिए। और मुझे लगता था कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर वे प्रयास करूं ताकि मेरा लोकसभा क्षेत्र को, और इसीलिए मैंने तक्षशिला की बात कही कई जगह कि मैं चाहता हूं कि आधुनिक तक्षशिला रोहतक बने। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से उच्च शिक्षा के संस्थान रोहतक में पिछले कुछ वर्षों में आए, जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, अपना फैशन डिज़ाइनिंग का हमारा इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात हो, होटल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात हो, हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो, फिल्म इंस्टीट्यूट की बात हो, तो बहुत से उच्च शिक्षा के और भी बहुत से संस्था आए, यूनिवर्सिटीज़ आई। और अभी मुझे लगता है कि निरंतर जो निवेश है, चाहे वो प्राइवेट निवेश हो चाहे सरकारी निवेश हो, हायर एजुकेशन में मेरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात बनेगी। मनोज जी, किसी भी बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे हिसाब में दो बहुत ज़रूरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। पहली सीढ़ी जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कि उस मंजिल की कल्पना करना। जब मैं नया सांसद बना था तो बहुत से मुद्दे थे, बहुत से विषय थे, और उनकी तरफ भी मेरा को ध्यान देना ज़रूरी था, मगर उसके साथ साथ कुछ नई बात की कल्पना करना भी ज़रूरी था। और वो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी कल्पना बनाई। और दूसरी बात, पहली तो वो सीढ़ी होती है भी कल्पना करे आदमी, उस मंजिल का सपना देखे, और दूसरी बात उस कल्पना को पूरा करने के लिए भरसक जितने प्रयास हो सकते हैं ईमानदारी से प्रयास करे। मैं जब एक बार मैंने एक कल्पना करी, उसके बाद सभी भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों में मैं गया कि कोई ना कोई आप अपना शिक्षा का कोई अगर इंस्टीट्यूट आ रहा है
तो आप यहाँ लगाइए, दिल्ली के नज़दीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जहाँ तक है, वाणिज्य मंत्रालय, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बिजनेस से रिले, मगर इत्तेफाकन वो भी एक इंस्टीट्यूट बना रहे थे, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 100 करोड़ का इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने भी उस इंस्टीट्यूट का रोहतक में लगाने का फैसला किया। अगर उन्होंने उस वक्त तक सोचा भी नहीं था कि रोहतक भी देश के मानचित्र पे कोई कहीं है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि ये दोनों चीज़ें, किसी भी बड़े मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उस मंजिल की कल्पना करना और ईमानदारी से प्रयास करना। कितने प्रयास सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, वो भगवान के हाथ। निश्चित तौर पर आपने रोहतक को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की एक सफल कोशिश की है। अब हम आएंगे हरियाणा, आपके गृह राज्य की तरफ। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज आम गरीब आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। कैसे आपके राज्य हरियाणा में हर गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मयस्सर होगा, इसके लिए क्या क्या आप कदम उठा रहे हैं, आपकी सरकार है हरियाणा में? हरियाणा में इस बात की एक बेहद खुशी है कि पिछले तकरीबन 5.5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस की नीति गरीब को आगे बढ़ाने की नीति है। कांग्रेस की नीति वीकर सेक्शंस पे ध्यान देने की नीति है। विकास का दर है हरियाणा का, वो भी आप देखें पिछले 5-6 वर्ष से काफ़ी तेज़ी से हरियाणा आगे बढ़ा है, और इन सब की वजह मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ मानता हूँ। और एक मुलाकात में दीपेंद्र जी से यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एक मुलाकात। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नौजवान नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। दीपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है पूरे देश में। कई बार आप लोग संसाधनों की कमी और बढ़ती आबादी को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन हकीकत में इसका निदान क्या है? देखिए, बेरोजगारी का तो निदान कोई एक निदान नहीं है। बेरोजगारी के निदान के लिए 2 चीज़ें मेरे हिसाब में बहुत ज़रूरी हैं। एक, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। क्रिएशन ऑफ जॉब्स कैसे हो सकता है? दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, एक पब्लिक सेक्टर की तरफ से। मैं ये मानता हूँ हमारी इस आगे आने वाले दशकों में पब्लिक सेक्टर की तरफ से, सरकारी जॉब्स की तरफ के पे डिपेंडेंट हम नहीं हो सकते। सरकारी जॉब्स, सरकारी जो नौकरियाँ हैं वो सीमित हैं, हमेशा रही हैं और आगे और भी सीमित रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएशन ज़्यादा हो सकता है, और वो होगा भी। अगर भारत जिस प्रकार से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है तकरीबन 8 से लेकर 9% और आगे 10% तक हम उसको टच करने के प्रयास करेंगे, तो अगर 10% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होगी तो हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी नौकरियां निकलेंगी, बहुत से रोज़गारों के अवसर निकलेंगे। तो पहला तो कदम यह है कि हमें अपनी ग्रोथ रेट को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। दूसरा, हमें अपने नौजवानों को ऐसी काबिलियत प्रदान करनी चाहिए अपने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कि वे 21वीं सदी के जो ये रोज़गारों के अवसर जो बन रहे हैं, इन अवसरों को लेने में सक्षम हो सके। आज आप लोग जो काम कर रहे थे, आज से 25 साल पहले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम का, मगर आज आप लोग सक्षम हैं, आप लोगों में काबिलियत है कि आप लोग काम कर रहे हैं मनोज जी। इस प्रकार से और भी बहुत से क्षेत्र, और भी हज़ारों क्षेत्र जो आज हम सोच भी नहीं रहे, उनमें बहुत से हज़ारों लाखों रोज़गारों के अवसर आगे बनेंगे। आज के दिन मुझे लगता है ये दोनों ही, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली को रोज़गार मुखी बनाना पड़ेगा, बच्चों को काबिलियत उस प्रकार से देनी पड़ेगी कि वे 21वीं सदी के इन रोज़गार के अवसरों के लिए कामयाब हो सकें, और हमें अपनी ग्रोथ रेट पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो ग्रोथ रेट है उसकी क्वालिटेटिव समीक्षा करनी पड़ेगी। ग्रोथ उन सेक्टर्स में हो जिन सेक्टर्स से हमें एजुकेशन बन सके। मैंने एक और सुझाव दिया, अपने वित्त मंत्री को भी सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री को भी सुझाव दिया है। वित्त मंत्री संसद के पटल पे, लोकसभा के पटल पे एक चीज कहे अपना जब बजट पेश करे कि पिछले साल में कितने नए रोजगार के अवसर देश में बने।
1 लाख बने, 2 लाख बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने। और ये ज़रूरी इसीलिए है मनोज जी कि 2018 तक तकरीबन 80% हमारी जो जनसंख्या है वो 18 से 65 साल के बीच की हो जाएगी। मतलब जो काम करने की जो एक प्रोडक्टिव एज मानी जाती है, 80% हमारी जनसंख्या 18 से 65 साल के बीच में हो जाएगी। तो 2018 तक हमें और किसी सब चीज़ों को भूल कर केवल इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। दीपेंद्र जी, हमारे देश को यंग इंडिया कहा जाता है। आप नौजवान सांसद हैं। लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े मंदिर यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जब संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होती है तो एक यंग सांसद के तौर पर क्या ख्याल आपके मन में आता है? बहुत अफसोस होता है और एक हमारा तरीका ही बन गया है, एक हमारी परंपरा ही बन गई है। कोई भी विपक्ष में होता है तो एक तरीका ही बन गया है कि भाई संसद की कार्रवाई को बाधित करके अपना जो है राजनीतिक कोई मुद्दा है उसको उठाया जाए। मुझे लगता है कि इस बात को मैं केवल यही कह सकता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। आपके साथ के कई सांसद इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप मंत्री नहीं बन पाए। क्या ख्याल आता है मन में? देखिए, ये इस बारे में जो यही ख्याल आता है कि इतनी छोटी उम्र में, आपने कहा 31 साल की उम्र में दूसरी बार मुझे सांसद बनने का मौका मिला। पिछली बार सांसद बना था, सबसे छोटी उम्र में सांसद बना था। इस बार सांसद 2005 में। हाँ, तो इस बार सांसद बना हूँ। सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। मतों से लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो इतनी छोटी उम्र में यही मुझे लगता है यही मेरे लिए यही बाहर काफ़ी है। अभी जितना मुझे जो मौका मिला है पार्टी ने, इतनी छोटी उम्र में दूसरी बार मैं संसद के द्वार तक पहुंचा हूं, तो लोगों ने और पार्टी ने जो मौका दिया है मुझे इतनी छोटी उम्र में, उसी मौके के उसी बात को लेकर अगर मैं पूरे प्रयास करूं तो वही बहुत है। और एक मुलाकात में दीपेंद्र जी से अब तक हमने जानी तमाम राजनीतिक बातें। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इनसे पूछेंगे कुछ निजी बातें। मम्मी, मेरी दवाई। मीठी मीठी गोली, मुंह में जो घोली, न कोई खटपट, बीमारी जाए झटपट। मैं अपने बेटे को होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथी दवाइयाँ देती हूँ। बाय मम्मा। होम्योपैथी, सरल, सही, सुरक्षित। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र जी से। दीपेंद्र जी, अब थोड़ी निजी बातें करेंगे। अगर आप आज राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय नहीं होते तो क्या कुछ कर रहे होते? अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय नहीं होता तो मैं ज़्यादा तो चांस यही है कि मैं अमेरिका में ही होता और अमेरिका में ही एक वर्किंग प्रोफेशनल होता और अमेरिका में ही काम कर रहा होता। किसी भी नेता की लोकप्रियता का पैमाना आकलन करने के लिए सबसे सही मापदंड अगर कहें तो आम जनता से उसका जुड़ाव होता है। मैंने भी देखा आपके घर पर सैकड़ों की तादाद में आपसे लोग मिलने आए। रोजाना आप मिलते हैं लोगों से, जनता से, व्यस्त रहते हैं काफ़ी राजनीति में। परिवार के लिए कितना समय निकालते हैं, किस तरह निकाल पाते हैं? नहीं, परिवार के लिए तो समय काफ़ी निकालना पड़ता है और पहले तो इतनी नहीं निकालता था मैं। जब शादी हुई है आप? हाँ, जब से शादी हुई है पिछले 3-4 महीने में, तो थोड़ा सा परिवार के लिए और समय निकालने के मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बैलेंस ज़रूरी है। एक जो है परिवार के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही वाली बात है, आपने जड़ों की बात करी, वहीं से जड़ें मजबूत होती हैं, वहीं से जड़ों में पानी मिलता है जड़ों को, और जितनी जड़ें मजबूत गहरी जाती हैं उतना आप पेड़ ऊपर बढ़ता है। अपने जीवन का कोई यादगार पल हमें बताइए। जीवन का एक यादगार पल वो था जब मैंने फैसला लिया वापस आने का। जब मैं अमेरिका में था और बहुत विडंबना में था, बहुत पीड़ा में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत महीनों तक
मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरे को सफलता पे सफलता मिल रही थी अमेरिका में, मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था वहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपनी कंपनी में, और दूसरी ओर जितना मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उतना ही मैं जिसे कहते हैं कि कंफ्यूज हो रहा था, विडंबना के अंदर उतनी मेरी पीड़ा बढ़ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे इतना आगे बढ़ के इतनी सफलताएं लेके भी जब संतुष्टि यहाँ नहीं हो रही तो फिर तो हो ही नहीं सकती। और मैं सवाल पूछ रहा था बारी बारी अपने आप से कि मेरे को मैं संतुष्ट कब होऊंगा। और मुझे याद है कि मैंने यही सोचा और ये एक बात सोची मैंने कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, 80-90 साल का जब मैं होऊंगा, अपने कमरे में अकेला बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी कैसी बीती, तो क्या सोच के मुझे खुशी होगी। या ये सोच के खुशी होगी कि भाई मेरे बैंक के अंदर इतने $1 मिलियन हैं, अमेरिका के अंदर मैंने इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी ली और इतना पैसा कमाया, इतना वो सोच के मेरे को संतुष्टि होगी जब उस वक़्त में। या ये सोच के संतुष्टि होगी कि भाई मेरे पास मौका था लोगों के लिए काम करने का, मैंने फैसला लिया और अपनी तरफ से ईमानदारी से लोगों के लिए दिन रात मैंने काम किया। तो मेरे को एक झट में मैंने फिर एक दिन फैसला लिया। मुझे याद है शुक्रवार की रात थी, शुक्रवार की रात को मैंने वो फैसला लिया मनोज जी। मैं अगले दिन गया, अब बृहस्पतिवार की रात थी, शुक्रवार की मॉर्निंग, बृहस्पतिवार को मैंने रात को फैसला लिया। अगले दिन शुक्रवार को मैं अपने ऑफिस गया, मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया ऑफिस में। 2 हफ्ते का उन्होंने नोटिस पीरियड था, 2 हफ्ते। अगले दिन वापस आया मैं शुक्रवार को ऑफिस से। शनिवार को मैंने अपनी कार बेची वहाँ पे, इतवार को मैंने अपना घर बेचा। संडे को जब मैं गया अपने ऑफिस में दोबारा काम करने, तो मैं एक रेंटल कार में गया और आके अपने दोस्त के घर रुका और उसके 2 हफ्ते बाद दो अटैची लेके मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। आपके जीवन की सफलता का सूत्र वाक्य क्या है? सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी मैं कहूँगा कि मैंने हमेशा जो भी मौका मिला, जो भी अवसर मिला, मैंने सिंसेरिटी से प्रयास किए। और केवल सफलताएं मिली ऐसी नहीं है, मुझे बहुत असफलताएं भी जीवन में मिली, मगर मैंने अपनी तरफ से सिंसेरिटी से और ऑनेस्टी, ईमानदारी से हमेशा मेहनत करने की कोशिश करी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, फ़िलहाल तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने क्षेत्र को विकास के मामले में, अपने लोगों को, उनके भविष्य को अच्छा करने के लिए मैं विकास के मामले में अपने क्षेत्र को आगे लेके जाऊं, लोगों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक जो भी मेरे से हो सके, जो भी योगदान मेरे से हो सके, जो भी प्रयास मेरे से हो सकें, वो मैं करूं, ताकि मेरा क्षेत्र, मेरे लोग हिंदुस्तान में आगे बढ़ें। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे बहुत से रोल मॉडल हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी मेरे रोल मॉडल भी हैं और मैं उनको एक तरीके से एक साक्षात देवता भी मानता हूं। और जहां तक जो है, जब मैं रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ता हूं तो मैं उनको याद करता हूं। और उनके जीवन से, उनके स्वभाव से मैंने बहुत सीखा। मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, राजीव गांधी जी एक रोल मॉडल है मेरे। जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे सपने भारत के लिए संजोए जो कि उस वक़्त में कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उन्होंने आगे की बात सोची, जो भारत के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की, युवाओं को मजबूत करने की। राजनीति के अलावा और किन चीज़ों को पसंद करते हैं? देखिए, राजनीति, पहले तो मैं बताऊं, राजनीति पसंद करने की चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति को पसंद करता हूं। एक चुनौती है राजनीति। राजनीति चुनौती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो एक काम करने की भावना है, उसके लिए एक राजनीति नेसेसरी ईवल है, तो हमें राजनीति के अंदर रहना पड़ता है। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तो बहुत सी चीज़ें पसंद है। खेलना पसंद है, टेनिस में खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, कहते हैं थोड़ी बहुत मूवीज़ और पिक्चर भी मैं कभी कभार समय निकाल के देखता हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है,
हिस्ट्री के बारे में, पूरे दुनिया की हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो पूरे इस प्रकार के सब्जेक्ट्स के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को। लास्ट मूवी कौन सी देखी? लास्ट मूवी मैंने एक अंग्रेज़ी की मूवी देखी, इन्विक्टस। नेल्सन मंडेला के ऊपर वो पिक्चर है। सब ये सोचते थे कि भाई 30 साल जिन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में रखा है, अब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, उनको गले से लगाया। 30 साल जिन्होंने जेल में रखा उनको भी गले से लगाया। और आप आज देखिए साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के अंदर सबसे मजबूत देश बन के उभरा है। तो बड़ी अच्छी पिक्चर है इन्विक्टस, आपको भी देखनी चाहिए। मुझे आपने देखी नहीं तो पता नहीं, आपको जरूर देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स और एक मैंने देखी अपनी राजनीति हिंदी में, राजनीति का जिक्र करने जा रहा था, पॉलिटिक्स पर है। हाँ। कैसी लगी राजनीति? मेरे को तो बड़ी अजीब सी पिक्चर लगी। मुझे लगता है कि वास्तविकता से बहुत दूर मुझे पिक्चर को खास अच्छी नहीं लगी। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति काजल की कोठरी के समान होती है, क्या चाहेंगे आप, किस रूप में आपको लोग याद रखें? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कोई अपनी ओर से लोग चाहे साथ दें ना दें, चाहे दूसरी पार्टी के लोग, चाहे किसी और के लिए वोट डालें, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मगर लोग अपने मन पे हाथ रख के ये कहें कि भाई चलो किसकी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते या वो नहीं करते, मगर भला आदमी। इतनी बात लोग मेरे को के बारे में कहेंगे तो मैं उससे भला आदमी है और कोशिश करता है। मैं इस चीज़ से सफल मानूंगा। मैं सफल। शुक्रिया दीपेंद्र जी डीडी न्यूज से बातचीत के लिए। तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर हमसे बात की। दीपेंद्र जी ने साफ कहा कि राजनीति एक कठिन चुनौती है और इस चुनौती पर खरा उतरना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी। उनकी पूरी कोशिश होगी कि राजनीति के माध्यम से वे आम आदमी की भलाई के लिए हर संभव काम करें। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।